ये सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू की तो मगध समाज में लगभग हम लोग हर्यक वंश देखे, नंद वंश शिशु नाग वंश देखे और नंद वंश देखे। तीनों वंश खत्म के नंद वंश लास्ट था, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे। महापद्म नंद और उसके अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद जिसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य का क्या होता है, स्थापना किया जाता है। वही हम लोग आज देखेंगे, मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को जैसे मौर्य साम्राज्य शुरुआत जैसे दूसरा मौर्य साम्राज्य की जानकारी जैसे कहाँ से मिलता है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी स्रोत क्या है, जो लिखा गया मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से उसको लेकर लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मौर्य वंश जो है 323 बीसी से लेकर 148 बीसी तक चला है। मौर्य जो वंश चला है, मौर्य वंश का टाइम पीरियड है 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक। सबसे पहले हम जानकारी ये लेंगे मौर्य साम्राज्य के जानकारी का स्रोत। इसकी जानकारी कहाँ से, जैसे जानकारी दो तरह से हम लोग पढ़े थे। जब हम लोग इतिहास शुरू किए थे उस टाइम में क्या देखे, हम लोग इतिहास स्रोत देखे थे। दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी देखेंगे, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब किसी पुस्तकों में, ग्रंथों में जो जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत हो गया। जैसे देखिए मेगास्थनीज जो थे, उनका पुस्तक इंडिका है, उसमें मौर्य वंश की जानकारी सबसे जानकारी मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी इंडिका मिलता है। उसके बाद मुद्रा राक्षस जो बुक है विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस से विशाख दत्त की जो है पुस्तक, उससे क्या मिलता है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उस राजतरंगिणी से देखिए बुक, जो राजतरंगिणी जो बुक है ये कल्हनिक बुक है। ये कहीं कि आपको पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी बुक है या इंडिका किसकी पुस्तक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडिका हो गया मेगास्थनीज की और मुद्रा राक्षस हो गया विशाख दत्त की। उसी तरीके से राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। तो इस तीनों बुक में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बृहद कथा मंजरी जो पुस्तक है क्षेमेंद्र की है, इसमें भी हम लोग को मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इस सभी ग्रंथों से क्या मिलता है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलता है। फिर यूनानी विवरण से मिलता है, यूनानी विवरण से भी कुछ जानकारी मिलता है। ये हो गया आपका साहित्यिक स्रोत। दूसरे साइड चलाएंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब यह है कि जो अवशेष जैसे खंडरों से खोजा गया, उसके सिक्के हो गए, उसके स्थापत्य कला से, उसके मंदिर से, उसके भवनों से क्या करेंगे उसको, या अशोक के शिलालेख, सबसे इंपॉर्टेंट अशोक का शिलालेख, यहाँ से क्या मौर्य वंश की जानकारी मिल जाती है। चलिए देखते हैं, अशोक का पहला शिलालेख हो गया और मौर्य वंश से संबंधित जितने भी सिक्के मिले वहां से और अन्य स्थापत्य कला से भवन हो गया, स्तंभ, ये सब से क्या मिला है, मौर्य वंश की जानकारी मिला है। इतना बात हम लोग जो देखे हैं ये सब जानकारी का क्या था, स्रोत था। आगे देखिए, आप लोग जब मौर्य वंश पढ़ते तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए या कौटिल्य बोलिए या चाणक्य बोलिए, ठीक ना, उन्हीं का नाम है। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब ये कि रुपया पैसा संबंध नहीं, ये बिल्कुल ही राजनीतिक पुस्तक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, एक राजनीतिक पुस्तक है, ठीक। इसमें किसी वंश की जानकारी नहीं मिलती। यानी आपको लगता हो कि मौर्य वंश संबंधित जो चाणक्य थे अपनी पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में लिखा होगा, नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है। इसमें सिर्फ आपको राजनीतिक जानकारी मिलता है, राजपाट कैसे चलाया जाए उसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, अर्थशास्त्र, ना कि सिर्फ रुपया पैसा धन का चर्चा किया गया है। इसमें किसी राजा के राजवंश की जानकारी नहीं है, किसी राजवंश की जानकारी नहीं है और ना ही किसी स्थान की जानकारी है, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। पुस्तक में
अर्थशास्त्र जो पूछता है कौटिल्य की, इसमें ना ही किसी राजा के वंश की जानकारी है, ना ही किसी स्थान विशेष की जानकारी मिलती है, सिर्फ किससे संबंधित राजनीतिक पुस्तक है। उसके बाद आगे चलिए 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, एक इतिहासकार है जेम्स प्रिंसेप, इसने अशोक के अभिलेख को, अशोक जो अभिलेख है उसको लोग आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से आगे बढ़ेंगे वहां से जानकारी हम लोग लेंगे। अभिलेख यहाँ देखेंगे, अभिलेख जो अशोक का अभिलेख था, सबसे पहले इसको पढ़ने की जानकारी, पढ़ने की क्षमता किसमें हुआ या किसने पढ़ा, सफलता प्राप्त किया पढ़ने में, जेम्स प्रिंसेप। जैसे हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का अभी तक जो भी लिपि लिखा है उसका रिपोर्ट नहीं किया गया, उसकी जानकारी अभी क्या अधूरी है, जानकारी धीरे धीरे क्या है उसको संग्रह किया जा रहा है। 20 दिन पढ़ लिया जाएगा हड़प्पा काल के लिपि को भी, उस दिन सिलेबस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए ये हो गया मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत। अब लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे, जैसे रात का तो मैच आप लोग देखे होंगे, मेजबान देश पाकिस्तान जो खुद बाहर, और सेमीफाइनल फाइनल भी क्या हो गया है, उसके देश से बाहर हो गया है। बड़ी मजेदार बात है। और इसमें आप देखिए तो आपको सबसे अच्छा किसको रेटिंग लगा, विराट कोहली, या फिर लास्ट में तो मजा आ गया किससे, हार्दिक पांड्या से, जैसे 3 छक्का लगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य पे चले आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो टाइम पीरियड है 323 बीसी है, 323 से लेकर 298 तक यह शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहां से कहां तक, 323 से लेकर 298 बीसी तक अपना शासन चलाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी पहले इकट्ठा करते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के पहला बात, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अलग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है, कुछ ग्रंथ बोलता है कि शूद्र था, कुछ व्यक्ति बोलता है कि ब्राह्मण था, कुछ व्यक्ति बोलता है कि क्षत्रिय है, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातें करता, ढेर सारी। मौर्य वंश के जो था ब्राह्मण ग्रंथ के हिसाब से मौर्य वंश जो था शूद्र माना जाता है, यानी मौर्य वंश संस्थापक क्या थे, शूद्र थे, निम्न कुल के व्यक्ति थे। लेकिन वही जैन बौद्ध ग्रंथ अलग लिखता है। बौद्ध ग्रंथ का मानना है कि मौर्य वंश जो प्रशासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य के बारे में जानकारी देते हैं, ये क्षत्रिय है। यहाँ देखिए दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग बातें बोल रहा है। आप पटना जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से क्या उसकी जयंती मनाया जाता है, भव्य पूजा किया जाता है। वही देखिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारी। चलिए आप आगे बढ़िए। स्ट्रेबो और जस्टिन दो व्यक्ति थे, स्ट्रेबो और जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया है, सेंड्रोकोटस कहा है, यानी स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस से की है, यानी सेंड्रोकोटस उसके उस क्षेत्र में कहा जाता होगा। ठीक, सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, उसका एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क ये क्या थे, एक विद्वान थे, इतिहासकार थे। ये भी क्या चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा, यानी चंद्रगुप्त दूसरा नाम एंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया गया है। तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने क्या क्या इसकी सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त से की है, यानी सबसे पहला जो जानकारी विलियम जोन्स महोदय दिए हैं, उनका मानना है कि सेंड्रोकोटस कोई और व्यक्ति नहीं, ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक ना, यहाँ से जानकारी आपको मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से पहचान किसने किया, तो विलियम जोन्स ने, सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम जोन्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देखेंगे। देखिए
अब इधर जो पहले से जानकारी, इधर क्या था, सिर्फ मौर्य वंश के बारे में जानकारी था। अब हम लोग स्पेसिफिक उसके प्रत्येक राजा को पढ़ेंगे। तो राजा जो अलग अलग आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोक आए, इस तरह से जो बढ़ते गया, उसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में कहा जाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है। मिलिंद पन्हो में मौर्य और नंदों के बीच के संघर्ष के बारे में चर्चा किया गया, यानी मौर्य स्थापना से पहले की बात किया गया इसमें, ठीक ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, यानी नंद के वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको जो पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य, वहां की जानकारी हमको मिलिंद पन्हो पुस्तक से मिलती है। और साथ ही साथ क्या मिलता है, नंदों के भद्रसाल की चर्चा मिलते हैं। जैसे हम लोग नंद वंश पढ़ रहे थे, क्या था, घना, उसमें सेनापति था भद्रसाल, उसकी जानकारी भी कहां से मिलती है हमको, इस मिलिंद पन्हो पुस्तक से मिलती है। ये पुस्तक बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज से लेकर हम लोग आज मौर्य वंश शुरू कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिला होगा। जो भी आप पढ़े होंगे उससे कुछ हटकर जानकारी जरूर होगा, और 100% श्योर है मिला होगा जानकारी। चलिए आज यही कहानी हम लोग आज क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।